नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करूंगा मॉडर्न फिजिक्स 1 पर, जिसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। बच्चों, नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन ज़रूर आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या मैटर वेव, एक एक सवाल ज़रूर आता है बच्चों। और क्वेश्चन के सही होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि क्वेश्चन ईजी आता है इनमें से। हाँ, मॉडर्न से क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप भी बनता है और थ्योरेटिकल टाइप भी बनता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ें बच्चों, उनको इस बात का ध्यान रखते हुए पढ़ें कि क्वेश्चन फंडामेंटल बेस्ड भी हो सकता है और न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो सकता है। क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल बेस्ड होता है तो सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फंडामेंटल बेस्ड में क्या है, अगर आपने चीज़ को अच्छे से डेप्थ के साथ पढ़ा है तो थ्योरेटिकली आपकी बात सही हो जाएगी, वरना फिर कहीं ना कहीं हम उलझ जाते हैं। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको फंडामेंटली एंड न्यूमेरिकली दोनों तरीके से स्ट्रेंथ मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ में अपना लेक्चर क्वेश्चंस के माध्यम से स्टार्ट करता हूँ। देखिए बच्चों, पहला सवाल क्या दिया हुआ है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर। जो जब कोई मेटल पे अपन लाइट गिराते हैं सफिशिएंट एनर्जी की, तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं लाइट के गिराए जाने पर, वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एटम के इनर शेल्स के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या आउटर मोस्ट शेल के जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं, जो कि एक एटम से दूसरे एटम के बीच में इजीली एक से दूसरे के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 by 1 ऑप्शंस देखिए। दोज विच आर मूविंग इन अ शेल नियर टू द न्यूक्लियस, नो। जो शेल्स न्यूक्लियस के नज़दीक होती हैं उन पे इलेक्ट्रॉन की ग्रिप अच्छी होती है, वो फ्री नहीं होते हैं। दोज विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बच्चों न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है दोज विच आर मूविंग फ्रीली इन द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। मूविंग फ्रीली इन द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इस बात का मतलब है एक से शिफ्ट होकर दूसरे पर, दूसरे से शिफ्ट होकर तीसरे पर। बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं पार्शियली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने टर्म यूज की है यहां पर, पार्शियली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस टर्म पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर इलेक्ट्रॉन परफेक्टली फ्री होता तो वो एटम से बाहर, उसको मेटल से बाहर लाने के लिए हमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही बाहर आ जाता। तो इलेक्ट्रॉन फ्री है बट पार्शियली फ्री है। इतना तो फ्री है कि वो मेटल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली आ जा सके, लेकिन इतना फ्री नहीं है कि वो मेटल को छोड़ के बाहर आ सके। दोनों बातों में अंतर है, इसलिए मैंने टर्म यूज की है पार्शियली फ्री। जब मेटल पर हम लाइट गिराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के पार्शियली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और लाइट के फोटोन से जब उनको एनर्जी मिलती है तो कुछ तो बाहर निकलने में कंज्यूम हो जाती है और रिमेनिंग उनकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो वो थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा इसमें। और चौथा है दोज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सोडियम मेटल आर। मेटल पर जब हम सफिशिएंट एनर्जी की लाइट गिराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनकी कहानी हो रही है। उनके लिए बोला है, क्या वो सभी सेम फ्रीक्वेंसी के होते हैं? क्या वो सब सेम काइनेटिक एनर्जी के होते हैं? क्या उन सबकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम होती है? और चौथा ऑप्शन है हैविंग वेलोसिटीज विच चेंजेस फ्रॉम 0 टू अ फिक्स मैक्सिमम वैल्यू। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जब हम किसी मेटल की सरफेस को लाइट में एक्सपोज करते हैं, लाइट गिराते हैं,
तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम अमाउंट तो खर्च करना ही पड़ता है बच्चों। उससे ज़्यादा भी खर्च करना पड़ सकता है, बट उतना तो खर्च करना ही होता है, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो सपोज इस मेटल का वर्क फंक्शन है 5, और जो लाइट हमने गिराई वो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम गिरा रहे हैं, और मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है सभी फोटॉन्स की एनर्जी E के इक्वल रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर के मैक्स, आइंस्टीन इक्वेशन लगाएं तो के मैक्स निकल के आएगा E-5, यानी कि के मैक्स का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहाँ पर समझने की बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स सभी सेम काइनेटिक एनर्जी के नहीं होते। उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर और के मैक्स की रेंज में होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, सबकी सेम नहीं होती। तो ऑब्वियस सी बात है सबकी स्पीड भी सेम नहीं होगी, तो स्पीड भी 0 से लेकर V मैक्सिमम की रेंज में होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, नंबर 1। एंड ऑब्वियस सी बात है जब स्पीड अलग अलग है तो मोमेंटम भी अलग अलग होगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, डी ब्रोगली रिलेशन से H/P लिख सकते हैं। जब मोमेंटम सबके अलग अलग हैं तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी अलग अलग हो सकती है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर एक के मैक्सिमम की रेंज में कहीं पे भी लाई कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, काइनेटिक एनर्जी 0 टू के मैक्स, तो स्पीड 0 टू V मैक्स की रेंज में कहीं पे भी आ जाएगी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं बच्चों। 2 photons of 2.5 electrons are incident on the surface of metal, और वर्क फंक्शन दिया है 4.5। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? 2 फोटोन आए, हर एक की एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मेटल का वर्क फंक्शन 4.5 है। अब यहाँ पर देखना ये होता है बच्चों, photoelectric emission takes place if E is greater than or equal to 5. E is energy of incident photon. E एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है। बच्चों इस घटना की खास बात क्या है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन के निकलने में एक ही फोटोन का कंट्रीब्यूशन होता है। 2 या ज़्यादा फोटोन्स मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के निकलने में एक ही फोटोन का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस वजह से, और एक फोटोन की अगर हम बात करें तो वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जो कि वर्क फंक्शन से कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने में खर्चा कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर तो होगा ही होगा। अब सोचिए अगर उसे एनर्जी वर्क फंक्शन से कम मिली तो कहाँ से बाहर निकलेगा? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट NR and NB be respectively the number of photons emitted by a red bulb and a blue bulb of equal power. बच्चों हमारे पास 2 बल्ब हैं, एक B1 एक B2। 2 बल्ब अपने पास हैं, एक B1 है एक B2 है, लेकिन दोनों की खास बात क्या है कि पावर इनकी सेम है।
दोनों की पावर से, बट ये रेड कलर का है और बच्चों ये वाला बल्ब ब्लू कलर की लाइट दे रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा बल्ब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज करेगा। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लगाइए। पावर क्या होगा, पावर इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज्ड अपॉन टाइम, और टोटल एनर्जी रिलीज को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ई बाई टी। एन यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स, ई यानी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी, एंड दैट कैन बी रिटन एज एस सी बाय लेमडा इंटू टी इंटू एन। ई की जगह पर एस सी बाय लेमडा लिख दिया। अब यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करें। अब ये देखें तो पावर क्या हो गया बच्चों हमारे पास, एस सी बाय लेमडा इंटू एन बाई टी। अब दोनों बल्ब सेम पावर के हैं, सेम टाइम में बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। क्या मतलब, जो बल्ब से निकलने वाले रेडिएशन ज़्यादा वेवलेंथ के होंगे, इसका मतलब वो बल्ब ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिवन टाइम में इमिट करेगा। तो अपन को पता है रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इधर जाने से वेवलेंथ बढ़ती है, तो रेड की वेवलेंथ ब्लू के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब रेड बल्ब से फोटॉन ज़्यादा निकलेंगे, तो रेड की काउंटिंग ज़्यादा रहेगी ब्लू के कंपैरिजन में। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एक मेटल है और मेटल से कुछ वर्क फंक्शन रहा होगा मेटल का, और उस पर अपन ने 3000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट गिराई। 3000 वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम की लाइट गिराई, और ऐसा करने से जो केमेक्स है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका फाई निकाल लें, पहले तो एनर्जी निकाल लें। तो E1 इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 3000। इससे अपने पास आ गया बच्चों 4.13 आ गई एनर्जी फोटोन की, और के फाई इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस के मैक्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -0.5 इक्वल टू 3.63। इसका मतलब मेटल का जो वर्क फंक्शन रहा होगा वो 3.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वेवलेंथ चेंज कर दी, मेटल वही रखा। तो E2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6200, कितना लिया, 2000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों ये हो गया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अब जो फोटॉन्स यूज कर रहे हैं वो 6.2 के यूज कर रहे हैं। तो बच्चों K2 मैक्स
इक्वल टू E2 माइनस 5। तो 6.2 माइनस 3.63, 6.2 माइनस 3.63, यानी अब जो फोटोन निकलेंगे वो 2.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के निकलेंगे। यानी कि जितने पहले निकल रहे थे उसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली ज़्यादा निकलेंगे। ये बात कितने के निकलेंगे ये सोल्व करने के लिए मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है। क्वेश्चन जो है वो तो बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन का जवाब तो डायरेक्ट वहीं निकल सकता था। क्या किया उन्होंने, पहले कितनी वेवलेंथ यूज़ कर रहे थे 3000, बाद में कितनी की उन्होंने 2000, और 2000 वेवलेंथ की एनर्जी ज़्यादा होती है फोटोन की, तो ज़्यादा एनर्जी का फोटोन गिराओगे तो ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो पहले 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तक के इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब 0.5 से भी ज़्यादा निकलेंगे, तो हायर देन 0.5 हो जाएगी हमारे पास आंसर। तो 5 का आंसर भी हो जाएगा। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज एंड अ फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस वर्क फंक्शन दिया हुआ उसका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। तो सबसे पहले तो बच्चों फोटोन की एनर्जी निकाल लो, वो क्या होती है HF। H क्या होता है 6.63 × 10⁻−34 इंटू फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 × 10⁻15। तो ये हो गया अपने पास 19.9 × 10⁻−19 जूल। और 5 दे रखा है बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में लिख लीजिए, 4 × 1.6 × 10⁻−19, तो ये हो गया 6.4 × 10⁻−19 जूल। अब आपके पास दोनों चीज़ें आ चुकी है, आपको पता लग चुका है कि जो फोटोन आपने गिराया वो किस एनर्जी का गिराया है, आपको पता लग चुका है कि जो मेटल है उसका वर्क कितना है वो पता ही है आपको। अब आप इससे पता लगाइए कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किस काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। तो के मैक्स होगा बच्चों E-5 के मैक्स की वैल्यू, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 13.49 × 10⁻−19 जूल। और फिर आप इससे निकालेंगे V मैक्स। तो K इक्वल टू होता है बच्चों ½ तो V इक्वल टू होगा √2K/m। m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को पता है 9.1 × 10⁻−31 kg ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। K की वैल्यू हम आ ही चुके हैं दिस मच। K की वैल्यू पुट करेंगे और M की वैल्यू पुट करेंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास जो स्पीड निकल के आएगी वो निकल के आएगी बच्चों 1.73 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट करने पर क्या करना पड़ेगा, K की वैल्यू को जो हमने निकाला है जूल में ये रिप्लेस करना है और M की वैल्यू को जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो पुट करना है। अक्सर इसमें बच्चे कहाँ कंफ्यूजन में आते हैं, कहाँ गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, वो भी सुन लो। यहाँ K की जगह पर ज़्यादातर बच्चे जूल में काइनेटिक एनर्जी लिखने के बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं और फिर उसके बाद आंसर ढूंढते रहते हैं, आंसर मिलता नहीं है तो फिर वो नन पे टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ गई। V इक्वल टू √2K/m में K जूल में रखना है, तभी आंसर हमारा V मीटर पर सेकंड में आएगा। अक्सर बच्चे भारी संख्या में ये मिस्टेक करके आते हैं, वो यहाँ पर K को जूल में रखने के बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते हैं,
और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल कर वैल्यू पुट करके और वी का आंसर ढूंढते हैं जो नहीं मिलता ऊपर 3 में, और फिर वो चौथा आंसर टिक करके खुश हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज ई व्हेन द इंसिडेंट वेवलेंथ इज लैम्डा बाय 2। इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी? E इक्वल टू एस बाई लैम्डा तो फोटोन की एनर्जी हो गई, तो वर्क फंक्शन के साथ कितना दिया हुआ उन्होंने? काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो E इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा बाई 2 माइनस 5। लैम्डा बाई 2 में लैम्डा ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 एस सी बाय लैम्डा हो जाएगा, नहीं? तो ये हो गया 2 एस सी बाय लैम्डा माइनस 5। एक इक्वेशन ये हो गई। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जब हमने वेवलेंथ को लैम्डा बाय 3 कर दिया तो उससे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 2e पहुंच गई, तो E की वैल्यू 2e हो गई। कब? जब वेवलेंथ लैम्डा बाय 3 कर दी, जब तो लैम्डा बाय 2 की जगह लैम्डा बाय 3 रखेंगे। बट मेटल वही है जिससे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3sc बाय लैम्डा माइनस 5। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है? वर्क फंक्शन। तो आप क्या करिए, वर्क फंक्शन डिटरमाइन करने के लिए वर्क फंक्शन किसकी टर्म में? लैम्डा की टर्म में। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करिए, तो 1/2 इक्वल टू 2sc बाय लैम्डा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3sc बाय लैम्डा माइनस 5। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3sc बाय लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 4hc बाय लैम्डा माइनस 2/5। 2/5 लेफ्ट में ले आएंगे तो 5 बचेगा। 5 इक्वल टू ये बच्चों hc बाय लैम्डा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ये हमारे सवाल का फाइनल जवाब हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम हो गई। तो ये हो गया हमारे जवाब hc बाय लैम्डा। तो 7वें सवाल का पहला आंसर सही हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस के कलेक्शन में इस बात का बहुत ध्यान रखा है बच्चों कि पहला ध्यान इस बात का रखा है कि सारे पूरा चैप्टर कवर हो। दूसरा ध्यान इस बात का रखा है कि फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाने चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। और तीसरा इस बात का भी ध्यान रखा है कि न्यूमेरिकल्स भी आ जाने चाहिए ताकि सब चीज थोरोली कवर हो जाए। अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में क्या बोला है बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या है बच्चों? ये कैथोड, ये एनोड। जब इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना हो, एनोड पर पहुंचने से रोकना हो, तो हम इसे प्लस पर और इसे माइनस पर रखते हैं। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को जो धक्का लगता है वो पीछे की तरफ लगता है, क्योंकि जब कैथोड प्लस पर और एनोड माइनस पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल की खास बात होती है कि जब इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचता है तो यहाँ आकर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। अब उन्होंने पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड। भैया पहला ऑप्शन क्या दिया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। भैया इलेक्ट्रॉन को यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल का के मैक्स के साथ रिलेशन भी लिख लो हाथों हाथ।
ई वी नॉट इक्वल टू के मैक्स, और के मैक्स की वैल्यू होती है एच एफ माइनस 5। ये पढ़ा है हमने थ्योरी में। अब आप अगर पहला ऑप्शन बोला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे, अरे भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो उससे तो जो फोटॉन्स हैं उनकी फौज बड़ी हो जाएगी, लेकिन उस फौज के एक एक सैनिक की ताकत तो जितनी पहले थी उतनी रहेगी। एक एक सैनिक की जो ऊर्जा है, एक एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो जितनी पहले थी उतनी अब रहेगी। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में अंदर से बाहर एक ही फोटोन काम करता है। तो आप भैया ज़्यादा संख्या में फोटोन गिराओगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी की जो रेंज होगी उसकी हाईएस्ट वैल्यू तो वही रहेगी जो पहले थी। इसलिए पहले पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। उन्होंने पूछा डज नॉट डिपेंड ऑन, तो कि बोले इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो हाँ इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, तो एक तो सही हो गया हमारा। अब दूसरे पे भी चेक कर लें। नेचर ऑफ स्टॉपिंग इलेक्ट्रोड, स्टॉपिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं एनोड को। तो भाई एनोड किसी का भी लिया हुआ हो आपने, आपका काम इलेक्ट्रॉन को रोकना है। किसे रोकना है? जो कैथोड से सबसे ज्यादा एनर्जी से निकला उसको रोकना है। और वो किस एनर्जी से निकला मैक्सिमम से, वो तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी ना भाई। तो ये दूसरे पे भी डिपेंडेंसी नहीं है। तीसरे डिस्टेंस बिटवीन फोटो कैथोड एंड स्टॉपिंग इलेक्ट्रोड। फोटो कैथोड तो ये हो गया, स्टॉपिंग इलेक्ट्रोड ये हो गया। इनके बीच का सेपरेशन बढ़ा भी दोगे तो इलेक्ट्रॉन को रुकने में टाइम ज़्यादा भले ही लग जाएगा, लेकिन उससे स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल ना तो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना स्टॉपिंग इलेक्ट्रोड की नेचर पर डिपेंड करता है, ना कैथोड एनोड के बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करता है। इनमें से तो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। फिर डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी पर, डिपेंड करता है जिस मेटल पर आप गिरा रहे हैं उसके वर्क फंक्शन पर, इन पर डिपेंड करता है, उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी, फोर्थ आंसर हो जाएगा 8th क्वेश्चन का। अगर पूछता डिपेंड किस पे करता है तो दो चीज, गिराई जाने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड सेकंड नेचर ऑफ फोटो कैथोड, ये इसकी नेचर पे तो डिपेंड करता है बच्चों। अगर सेकंड ऑप्शन में नेचर ऑफ स्टॉपिंग इलेक्ट्रोड की जगह पर नेचर ऑफ फोटो कैथोड होता तो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसको बदल दोगे, सीजियम की जगह सोडियम यूज करोगे तो, और या पोटेशियम यूज करोगे तो फिर सबका वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। और यहाँ से समझ में आ रहा है कि वर्क फंक्शन बदलते ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे चर्चा करते हैं। द वर्क फंक्शन फॉर द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम इज 4.2। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ दैट इंसिडेंट लाइट फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 0। भाई आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना ही नहीं पड़े, तो भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालो जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो, तो उनको रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो रुके हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो तो के मैक्स होता है ईवी नॉट, और वो चाहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो तो के मैक्स 0 लाना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 दे रखा उन्होंने, तो इसका मतलब के मैक्स 0 लाना है भाई। और के मैक्स तो 0 तभी होगा जब ई और फाई सेम हो जाएंगे। ई माइनस फाई इक्वल टू के मैक्स होता है, और हमारी इस घटना में के मैक्स 0 है, तो भैया ई एस सी बाय लेमडा माइनस फाई इक्वल टू 0 लेमडा चाहिए, तो लेमडा इक्वल टू एस सी बाई फाई हो जाएगा।
फाई होता है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। फाई दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12,400 में डिवाइड करिए 4.2 का, तो ये आया हमारा 2952 एंगस्ट्रम। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा अराउंड 3000 एंगस्ट्रम। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अबाउट 3000 एंगस्ट्रम। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। When light source is placed at a 1 meter distance from photoelectric cell, then the value of stopping potential is obtained 4 volt. If it is placed 4 meter distance, the value of stopping potential. ये फोटो कैथोड से लाइट सोर्स की अगर बीच की डिस्टेंस चेंज करोगे तो इससे फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज रहेगी, इंटेंसिटी, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी घट जाएगी। इंटेंसिटी घटने का मतलब कैथोड पे गिरने वाले फोटोनों की संख्या कम हो जाएगी, संख्या कम हो जाएगी। लेकिन केमैक्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना था उतना ही रहेगा। मैंने कहा जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलोगे या फोटो कैथोड नहीं बदलोगे तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। तो इफ यू चेंज द सेपरेशन बिटवीन फोटो कैथोड एंड लाइट सोर्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज्ड। तो पहले 4 वोल्ट था ना, अभी भी 4 वोल्ट ही रहेगा। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। Monochromatic light of wavelength lambda illuminates metal surface, then stopping potential is 3 volt. If wavelength, जब हमने वेवलेंथ लैम्बडा ली है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है हमारा 3v0 और वेवलेंथ को हमने डबल कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है हमारा v0। तो उन्होंने पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का क्या रहा होगा। इक्वेशन बनाइए। ई पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v0 है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स के बीच का रिलेशन मैंने आपको बताइए अभी थोड़ी देर पहले। के मैक्स इक्वल टू EV0 E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v0 है तो 3EV0 इक्वल टू SC बाय लैम्बडा माइनस 5। दूसरे केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 तो दूसरे केस की इक्वेशन बनाइए EV0 इक्वल टू SC बाय 2 लैम्बडा माइनस 5। अब आप क्या करिए बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, तो 3/1 इक्वल टू SC बाय लैम्बडा माइनस 5 डिवाइडेड बाय SC बाय 2 लैम्बडा माइनस 5। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 इंटू SC बाय लैम्बडा माइनस 3/5 इक्वल टू SC बाय लैम्बडा माइनस 5। तो 2/5 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास SC बाय 2 लैम्बडा, यानी कि 5 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों SC बाय 4 लैम्बडा। तो वर्क फंक्शन आ गया बच्चों। और जब हमारे पास वर्क फंक्शन आ गया तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो निकल ही जाएगी ना। वर्क फंक्शन क्या होता है SC बाय लैम्बडा नॉट और वो इक्वल है SC बाय 4 लैम्बडा के। तो लैम्बडा नॉट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 4 लैम्बडा के। तो S लैम्बडा नॉट
इक्वल टू 4 लैम्डा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। बच्चों यहां पर एक बात समझने की है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। कुछ घटनाओं में ये अपनी वेव नेचर शो करती है और कुछ घटनाओं में ये फोटोन नेचर शो करती है, यानी क्वांटम नेचर शो करती है, जिसे हम पार्टिकल नेचर भी कहते हैं। जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनमें लाइट वेव की भांति व्यवहार करती है, वेव की तरह व्यवहार करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इनमें लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी से एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते? Why we can't explain photoelectric effect by wave theory of light? बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका जवाब छिपा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के फंडामेंटल्स में। आपने नोटिस किया, आप हर किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करोगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, चाहे इंटेंसिटी कुछ भी रही हो। वेव थ्योरी कहती है बच्चों, वेव थ्योरी में इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट की एनर्जी बढ़ती है। क्वांटम थ्योरी में इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है बच्चों, पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर, the energy carried by the light wave is not given to a particular electron of the material, rather than it is distributed among all the electrons present on the surface of metal. वेव थ्योरी में जो लाइट आएगी वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहां पर अगर हम इनसफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते ही नहीं है। वेव थ्योरी कहती है कि लाइट आएगी, सरफेस पे फैलेगी, इलेक्ट्रॉन उसको धीरे धीरे लेंगे, थोड़ी देर में इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेने में ज़्यादा टाइम लगी तो थोड़ी और देर बाद आ जाएगा। ऐसा वेव थ्योरी कहती है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है, जैसे ही आप लाइट गिराते हो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आते हैं। 10⁻⁹ सेकंड का इंटरवल होता है इलेक्ट्रॉन निकलने और लाइट के आने के बीच का। आप समझ लें, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ फोटॉन्स। नेग्लिजिबल टाइम गैप है, मीन्स नो टाइम गैप। नेग्लिजिबल कितना बोला मैंने? 10⁻⁹ सेकेंड। पलक भी नहीं झपक पाएंगे, उसके पहले लाइट गिराते इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बशर्ते सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट हो। वेव थ्योरी कहती है गिराओ, लाइट एनर्जी सरफेस पे फैलेगी, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उसे लेंगे और फिर कभी थोड़ी देर में निकल के बाहर आएंगे। ऐसा नहीं होता है। निकलना है तो तुरंत निकलेगा और नहीं निकलेगा तो फिर नहीं निकलेगा। तो पहला पॉइंट गलत हो गया वेव थ्योरी का। दूसरा पॉइंट, वेव्स डू नॉट हैव एनर्जी, ऐसा नहीं, वेव्स में भी एनर्जी है, बट तो ये ऐसा नहीं कि वेव में एनर्जी नहीं होती इसलिए वेव थ्योरी से नहीं समझा सकते। वेव में एनर्जी तो होती है लेकिन समझा नहीं सकते, उसका कारण मैंने बताया अभी। थर्ड ऑप्शन, एनर्जी ऑफ वेव्स बिकम जीरो एज इट स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस, ऐसा नहीं है। चौथा ऑप्शन, वेव्स डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, ऐसा भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। द एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव इज नॉट गिवन टू अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल, rather it is distributed among all the electrons present on the surface of metal. जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1-to-1 इंटरेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the frequency of incident light falling on a photosensitive metal plate is doubled. frequency डबल कर दिया।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए फ्रीक्वेंसी अगर हम डबल करेंगे तो क्या होगा, k इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव। एफ फ्रीक्वेंसी के लिए काइनेटिक एनर्जी k ले लेते हैं, ऑब्वियसली k मतलब k मैक्स। फिर फ्रीक्वेंसी डबल करी तो k डैश इक्वल टू 2hf माइनस फाइव। मेटल वही यूज कर रहे हैं तो वर्क फंक्शन वही रहेगा। hf की वैल्यू यहां डाल दें तो k डैश इक्वल टू 2 इंटू k माइनस k प्लस फाइव माइनस फाइव। तो ये आ जाएगा आपके पास k डैश इक्वल टू 2k प्लस फाइव। इस बात का मतलब ये हुआ k डैश इज ग्रेटर देन ट्वाइस k, यानी कि जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप गिराए जाने वाली फ्रीक्वेंसी को डबल करते हो तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाती है, मोर देन डबल। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल पर चलते हैं। Light of wavelength lambda strikes photosensitive surface and electrons are ejected with kinetic energy E. बच्चों इस सवाल का जवाब इससे पहले वाले सवाल में ही छिपा हुआ है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब अगर इसके पहले वाला सवाल अगर आपके समझ में आया तो ये सवाल का जवाब तुरंत से दे पाओगे बिना कैलकुलेशन के। समझिएगा, पिछले वाले सवाल में मैंने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी को डबल किया। बात समझिएगा, जब फ्रीक्वेंसी को हम 2f, फ्रीक्वेंसी को जब हम f से 2f करते हैं तो क्या होता है, वेवलेंथ का क्या होगा, लैम्डा से लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। तो जब फ्रीक्वेंसी को डबल करूंगा तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, वो डबल हो गई, वो सॉरी मोर देन डबल हो गई, मोर देन 2 टाइम हो गई, मोर देन 2k हो गई। अब इस क्वेश्चन में क्या चाह रहे हैं, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। Light of wavelength lambda strikes a photosensitive surface and electrons are ejected with kinetic energy E. If kinetic energy is increased to 2 times, हमें kinetic energy डबल से ज्यादा नहीं करनी है, kinetic energy जस्ट डबल करनी है। तो भाई फ्रीक्वेंसी डबल तक मत ले जाओ, डबल से पहले ही रुक जाओ बीच में ही कहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल से ज्यादा हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी डबल मत करो, डबल से थोड़ी कम रखो। तो वेवलेंथ आधी मत करो, आधी से थोड़ी ज्यादा रखो, क्योंकि यहां मत पहुंचो, यहां से यहीं रहो। यहां रहोगे तो क्या रहेगा, लैम्डा बाई 2 से थोड़े ज्यादा पे ही तो रहे, क्योंकि लैम्डा से लैम्डा बाई 2 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो वेवलेंथ आधी, फ्रीक्वेंसी डबल से थोड़ी कम रखते हैं तो वेवलेंथ आधी से थोड़ी ज्यादा रहेगी, यानी कि जो नई वेवलेंथ है वो लैम्डा बाई 2 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन लैम्डा के कंपैरिजन में छोटी होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ये। बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है अपने को। फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स। पावर एमिटेड इज, पावर कितनी दे रखी है, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ऑन द एवरेज बाय द सोर्स पर सेकेंड। पावर का क्वेश्चन है। पावर इक्वल टू Q बाई T, Q इज N इंटू E, E मीन्स HF अपॉन T। N बाई T चाहिए अपने, N बाई T, तो N बाई T हो जाएगा P बाय HF
और P बाय एच, पावर कितना है बच्चों 2 इंटू 10 पावर -3। H की वैल्यू पता ही है अपने को 6.63 इंटू 10 पावर -34 और फ्रिक्वेंसी अपने को दी है 6 इंटू 10 पावर 14। और इस तरीके से जब हम इस सवाल को सोल्व करेंगे तो हमारे पास सही जवाब आएगा ऑप्शन बी 5 इंटू 10 पावर 15 सोल्व करने पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं बच्चों। Figure shows a plot of photocurrent versus anode potential for a photosensitive surface for 3 different radiations. Which one of the following is a correct statement? बच्चों सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन में दो चीजें कंपेयर करनी है। एक तो अपने को फ्रीक्वेंसी कंपेयर करनी है और एक इंटेंसिटी कंपेयर करनी है। बच्चों बहुत सिंपल फंडामेंटल है, बात को समझना। अगर हम करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल पर ग्राफ प्लॉट करें रिलेटिव टू कैथोड, तो ग्राफ आता है इस तरीके का। तो ये जो करंट का लेवल है, सैचुरेशन लेवल, ये जो करंट का सैचुरेशन लेवल है, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट एंड दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो V नॉट तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और ये जो सैचुरेशन करंट है ये डिपेंड करती है बच्चों इंटेंसिटी पर। तो ये लेवल तो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पर, ये पॉइंट डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आप यूज करोगे, ये पॉइंट उतना ही ज्यादा नेगेटिव में लेफ्ट में शिफ्ट होता चला जाएगा। तो आप देखिए यहां पर A और B के लिए तो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी क्योंकि A और B का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, और C का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव में आ रहा है। तो C के केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ C इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ B एंड दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ A। तो A और B की फ्रीक्वेंसी सेम है और C की उससे ज्यादा है। अब यहां पर आप चेक करिए कि किस किस फॉर्म में दिया हुआ है आपको। तो कर्व A एंड B रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये एक तो बात सही होगी, बट डिफरेंट इंटेंसिटी। जिसका ये लेवल जितना ज्यादा ऊपर होगा, समझो उसमें फोटोन फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। अब आप नोटिस करें ये लेवल किस किस में सेम है, B और C में। तो B एंड C में फोटोन फ्लक्स सेम है, फोटोन फ्लक्स B और C में फोटोन फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी। और A का सैचुरेशन लेवल कम है और A का सैचुरेशन लेवल कम है, तो A में फोटोन फ्लक्स कम रहेंगे। तो B और C में फोटोन फ्लक्स A के कंपैरिजन में ज्यादा रहेंगे। बट एग्जाम में वो फोटोन फ्लक्स की जगह पर इंटेंसिटी वर्ड यूज किया करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि A और B के लिए फ्रीक्वेंसी सेम, और जहां तक इंटेंसिटी का सवाल है B की इंटेंसिटी A से ज्यादा। तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। Curves A and B represent incident radiation of same frequency but of different intensities. नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कहा उन्होंने इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन में थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है और फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो E1 होती है। और थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी होती है 13.6 डिवाइडेड बाय 9 करके देखिए कितना हुआ 1.51। तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी थर्ड ऑर्बिट में हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जंप कर रहा है, थर्ड से फर्स्ट में। तो फोटोन की एनर्जी हो जाएगी बच्चों E3 - E1। तो ये हो जाएगा अपना
12.09 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आने में ट्रांजिशन में जो फोटोन निकलेगा वो फोटोन 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का होगा। अब हमने जो वर्क फंक्शन यूज किया वो है 5.1, तो के मैक्स लिख लेते हैं इसकी। तो के मैक्स हो जाएगा 12.09 को मैं 1 ले लेता हूं, 1 माइनस 5.1, इट इज अबाउट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी जो के मैक्स है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वी नॉट होता है बच्चों के मैक्स बाई ई, और के मैक्स है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई ई, तो 7 वोल्ट अपना आंसर आ जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा 7 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पर चर्चा की जाए। वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन ऑफ सेम एनर्जी, एनर्जी सेम दे रखी है, तो कैसे कोरिलेट करेंगे। फोटोन होगा, फोटोन की वेवलेंथ होती है एस बाई ई, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है h बाय अंडर रूट h बाई पी बेसिकली, जिसे हम अंडर रूट 2m लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इन दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, इनको प्रोपोर्शनलिटी देखनी है। तो यहां पर हम कह सकते हैं डिवाइड कर दीजिए, तो लैम्डा प्रोपोर्शनलिटी देखनी है, सेम एनर्जी, एनर्जी सेम दे रखी है अपने। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको लिख सकते हैं लैम्डा ई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं लैम्डा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ई स्क्वायर। और यहां पर चेक कर लीजिए कौन सा हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा सही, 18 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें। फोटोन विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन कैथोड इन फोटोसेल। ई की वैल्यू दे रखी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन के मैक्स दिया हुआ है आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब 5 जो रहा होगा, ई और के का डिफरेंस रहा होगा, ई और के का डिफरेंस कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन फोटोन, अब दूसरी बार क्या किया, ई डैश कितना लिया हमने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेटल वही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के डैश कितना हो जाएगा, 6 और 3 का डिफरेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, नो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई ई, यानी 3 वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड रिलेटिव टू कैथोड। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी डैश आया है 3 वोल्ट, ये होता है बच्चों पोटेंशियल ऑफ कैथोड रिलेटिव टू एनोड। और हमें चाहिए, पूछा है क्वेश्चन में एनोड रिलेटिव टू कैथोड, तो उसने VAC पूछा है, तो VAC को बोल देंगे हम -3 वोल्ट। ये बात यहां पर समझने की है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल के आता है, जैसे इस क्वेश्चन में 3 वोल्ट निकल के आया है, तो 3 वोल्ट कौन है, ये कैथोड का पोटेंशियल है एनोड के रिस्पेक्ट में, टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। तो इट इज VCA, कैथोड पोटेंशियल रिलेटिव टू एनोड पोटेंशियल। बट क्वेश्चन में उसने पूछा है एनोड पोटेंशियल रिलेटिव टू कैथोड पोटेंशियल, तो माइनस में हो जाएगा वो। इसका सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आपने नेगेटिव डायरेक्शन में, और t इक्वल टू 0 पर आपने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स भी इधर की तरफ ही लगेगा, और फोर्स की वैल्यू होगी E0, E इंटू E0।
तो एक्सेलरेशन हो जाएगा E इंटू ई नॉट बाय एम, और एक्सेलरेशन की वजह से टाइम t पर उसके पास वेलोसिटी होगी v नॉट प्लस at। a मीन्स तो वेलोसिटी हो गई v नॉट इंटू 1 प्लस ई नॉट बाय m इंटू टी। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी टाइम t, बट हमसे पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो वो होगी h बाय एम वी। h बाय एम, v की जगह रिप्लेस करिए v नॉट इंटू 1 प्लस ई नॉट बाय m इंटू टी। और बच्चों h बाय एम वी नॉट, ये तो लैम्डा नोट हो गया ना, इनिशियल वेलोसिटी उसकी ये है, तो ये हो गया लैम्डा नोट डिवाइडेड बाय दिस मच, दिस अमाउंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा लैम्डा नोट अपॉन दिस वैल्यू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसकी जगह तो अपन ने लैम्डा नोट लिख दिया और ये चीज यहाँ एच टी से जाएगी, तो इसका जवाब हो जाएगा लैम्डा नोट अपॉन 1 प्लस ई नोट बाय एम वी नोट इंटू टी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। मोमेंटम में चेंज दिया हुआ है और उसकी वजह से डी ब्रोगली वेवलेंथ 0.5% चेंज हो गई, 0.5%। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है बच्चों। P होता है h बाय लेमडा, तो P को लिख सकते हैं h इंटू लेमडा की पावर -1। स्मॉल चेंजेस के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा P बाय P इनिशियल इक्वल टू माइनस h तो कांस्टेंट है, डेल लेमडा बाय लेमडा इनिशियल, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनिशियल मोमेंटम पूछा है बच्चों, इसकी वैल्यू दी हुई है pm इंटू 100 इक्वल टू माइनस डेल लेमडा बाय लेमडा इनिशियल इंटू 100। अब बच्चों एक चीज समझने की, ये जो वैल्यू दी हुई है ये यहां पर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है चेंज का। कारण अगर वेवलेंथ गिर रही है तो मोमेंटम बढ़ेगा, ये यूं कहें मोमेंटम बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कम होगी, और मोमेंटम कम हो रहा है तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहां पर ये अमाउंट हमसे पूछा हुआ है। मैंने यहाँ क्या किया है, बात को समझिएगा। मैंने मोमेंटम का चेंज प्लस का ले लिया तो मुझे वेवलेंथ का चेंज माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मोमेंटम को ग्रो मान लिया तो वेवलेंथ को कम मानना पड़ेगा। तो मुझे इस अमाउंट की जगह पर -0.5 पुट करना पड़ेगा। तो pm अपॉन pi इंटू 100 इज इक्वल टू -0.5, ये करना पड़ेगा मुझे। तो pi इक्वल टू pm बाई 200 आ जाएगा इसका आंसर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। रीजन समझ में आ गया? मैंने इस अमाउंट को माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि मैंने मोमेंटम में चेंज प्लस का ले लिया। मोमेंटम में चेंज प्लस का लेने का मतलब मैंने मोमेंटम को ग्रो मान लिया, ग्रोइंग मान लिया। तो मोमेंटम को ग्रोइंग माना तो वेवलेंथ तो डिक्रीजिंग माननी पड़ेगी ना, और डिक्रीजिंग अगर वेवलेंथ है तो उसका चेंज माइनस में लिखना पड़ेगा, और परसेंटेज में अपने को 0.5 दिया हुआ है तो -0.5 रिप्लेस कर लिया मैंने। नेक्स्ट, a double slit interference experiment is performed by a beam of electrons of energy 100 electron volt and the fringe spacing is observed to be beta. Now if the electrons energy is increased to 10 kilo electron volt, पहले कितनी थी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अब कितनी कर दी हमने 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गई आपकी 100 टाइम्स
यानी आपने जो एनर्जी है वो 100 टाइम कर दी, और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के होता है। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को 100 टाइम करोगे तो वेवलेंथ 1/100, तो वेवलेंथ जो है ना 1/√100, √100 का मतलब हो गया 10, यानी 1/10 टाइम्स हो जाएगी। तो जो नई वेवलेंथ होगी वो पुरानी वेवलेंथ का 1/10 टाइम होगी, ठीक। और जो फ्रिंज विड्थ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ 1/10 टाइम हो गई तो फ्रिंज विड्थ भी 1/10 टाइम हो जाएगी, यानी पहले बीटा आ रही थी तो बीटा/10 आएगी। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एटम्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज कैपिटल डी दिया हुआ है बच्चों। इंटर एटॉमिक सेपरेशन 1.227 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू 10⁴ वोल्ट। 10⁴ वोल्ट के लिए पहले आप वेवलेंथ निकाल लीजिए, 12.27 अपॉन √10⁴ एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा आ गया हमारे पास 0.1227 एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ आ गई। और अब आपको मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन चाहिए, ब्रैग्स इक्वेशन यूज करें, d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। n मैक्सिमम चाहिए, n मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा बच्चों d n मैक्सिमम के लिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 यूज करेंगे अपॉन लैम्डा। तो ये हो गया हमारे पास d बाय लैम्डा। d की वैल्यू आ रही है बच्चों 1.227 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा है 0.1227 एंगस्ट्रॉम। तो 10 आ गया हमारे पास आंसर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10। तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन इस क्वेश्चन में 10 रहेगा। अगले सवाल पर चलते हैं। In Davison-Gerber experiment, an electron beam of 60 electron volt energy falls normally to the surface of crystal, and maximum intensity is obtained at an angle of 60 degree to the direction of incident beam. ये लैटिस प्लेन मान लें, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम और ये रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये एंगल अपने को 60 डिग्री पर दिया हुआ है और इधर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन इसी एंगल के लिए मिला है अपने को, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। तो उन्होंने पूछा है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, तो d होता है d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, t sin 60 इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। क्यों लिया मैंने, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम इंटेंसिटी बोली हुई है, लैम्डा 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन √v। 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम की है, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट रहा होगा। 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहां लिख दीजिए √60। तो d हो गया आपका 12.27 अपॉन 60 का अंडर रूट हो गया भाई 7.74 और साइन 60 होता है √3/2, तो इंटू 2/√3, √3 1.73 ले लेते हैं। तो d की जो वैल्यू आएगी बच्चों निकल कर वो आएगी अपनी 'तो ये कैलकुलेट करने पर आ रहा है हमारा 1.83 एंगस्ट्रॉम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 16:1। काइनेटिक एनर्जी रेशियो दिया हुआ प्रोटॉन अल्फा का
प्रोटॉन अपॉन अल्फा की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 16/1 और वेवलेंथ होता है बच्चों h अपॉन √2m की। तो लैम्डा किस किस का पूछा है? प्रोटॉन टू अल्फा, लैम्डा प्रोटॉन टू लैम्डा अल्फा इक्वल टू √ऑफ मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। बच्चों अल्फा का मास प्रोटॉन से 4 गुना होता है और अल्फा की काइनेटिक एनर्जी और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी 1/16 दी हुई है। तो ये हो जाएगा 2/4, 1/2। हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी 1:2। तो इस पूरे एपिसोड में मैंने दोनों चैप्टर कवर किए हैं आपके। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कवर किया है और फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कवर किया है और हमने कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस किया है ताकि सब चीज़ें कवर हो जाए, चाहे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जाए या क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाए, दोनों में ही हमारा जवाब सही निकले, ये हमने तैयारी करी है। मुझे उम्मीद है इस एपिसोड से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप जो भी एपिसोड्स हमारे आ रहे हैं, हर एक एपिसोड को पूरे ध्यान से शिद्दत के साथ देखिए, उनका फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए। हम हमारी तरफ से कटिबद्ध हैं नीट 2021 में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपसे आगे चाहता हूँ।